हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई एंड इस लेक्चर में हम सोलार सिस्टम के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। कुछ भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपकी सारी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगी। चलिए, अभी ये सोलार सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पूना मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है, जहां पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एमपीएससी, बैंकिंग, पीएसआई सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल आप लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस अभी कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, चलिए आज ही अपना एडमिशन भारती फाउंडेशन में फिक्स करते हैं। अगर आपको एड्रेस चाहिए तो हमारा एड्रेस है ए वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। एंड कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर्स है 9175057465 और 9766155566। इनमें से किसी भी कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस अपना एडमिशन भी फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अभी हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हमारे सोलार सिस्टम में क्या क्या आता है। ऑब्वियसली आपको पता होगा, सोलार सिस्टम के सेंटर में सन आता है और उसके बाद उसके अराउंड घूमने वाले 8 प्लैनेट्स आते हैं। एज ऑब्वियस आपको पता होगा, पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। अभी ये जो प्लूटो है इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। ऑब्वियसली अभी 8 प्लैनेट बचे हुए हैं, राइट। और इन 8 प्लैनेट्स के अलावा और भी कई सारी बॉडीज होती है, कैलेस्ट्रियल बॉडीज होती है, जैसे कि एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। सारी चीज़ें हमारी सोलार सिस्टम में आते हैं, जिनके बारे में आज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली सेंटर में सन होता है और उसके इर्द गिर्द हमारी 8 प्लैनेट कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल पाथ में घूम रहे होते हैं। ऑर्बिटल पाथ में सन को रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले सन से ही शुरुआत करते हैं। बेसिकली हमारे सोलार सिस्टम के सेंटर में ही हमारा सन आता है। अब ये जो सन है वो एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, ये तो आप सभी को पता होगा। और जिन गैसेस से बना हुआ है इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम मेनली आते हैं। ऑलमोस्ट सन का जो 73% मास है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है एंड ऑलमोस्ट 25% जो मास है वो हीलियम से बना हुआ है। बेसिकली अगर हम इनको ऐड करें तो 73 + 25 98% जो सन का मास है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम जैसे गैसेस से ही बना है। ओवरऑल जो सन है वो गैसेस का एक ह्यूज गोला है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो सन है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, गैसेस से बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको सॉलिड सरफेस या फिर अर्थ के जैसी टेरेन नहीं देखने को मिलती है। और ये जो सन है पूरे सोलार सिस्टम में एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जो हमारे सोलार सिस्टम को बाइंड करने का काम करती है। यानी कि ये जो सारे के सारे प्लैनेट सन के अराउंड इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनको बाइंडिंग रखने का काम ये पुलिंग फोर्स करता है, ठीक है। सन जो है वो दूसरे प्लैनेट की तरह, जैसे अर्थ की तरह वगैरह, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। एंड प्लस सन का जो सरफेस टेम्परेचर है, मतलब इसकी सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है। एंड अगर आप इसके कोर में चले जाओगे, वैसे तो कोई कोर में जाता ही नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ सन के अराउंड नहीं जा सकती, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में वो पूरी तरीके से जल के खाक हो जाएगी, राइट। ये ओवरऑल सन की इंफॉर्मेशन होगी। अब सन के अलावा जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 8 प्लैनेट्स है। अब कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? एक तो है मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स, 5वां जुपिटर, छठा सैटर्न, 7th वन है यूरेनस एंड 8th वन है नेपच्यून। तो ये 8 प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, राइट। एंड जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पर जो मार्स एंड जुपिटर है, इनके बीच में आपको एस्टेरॉइड का एक बेल्ट देखने को मिलता है। अब ये एस्टेरॉइड क्या होते हैं? बड़े बड़े पत्थर ही होते हैं जो हमारे सोलार सिस्टम में घूमते रहते हैं, राइट। ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो हमारे इन 8 प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरीज है? देखिए,
एस्टेरॉइड बेल्ट के इनर साइड में ये जो 4 प्लैनेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये होते हैं इनर प्लैनेट्स। तो इनर प्लैनेट्स की एक कैटेगरी हो गई। एंड एस्टेरॉइड बेल्ट के आउटर साइड में ये जो बड़े बड़े 4 प्लैनेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये हो गए आउटर प्लैनेट्स। सो बेसिकली ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है हमारे 8 प्लैनेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। एक तरफ है इनर प्लैनेट्स एंड दूसरी तरफ है आउटर प्लैनेट्स। तो एक एक करके अभी इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स की पहले जानकारी लेते हैं और फिर प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया एस्टेरॉइड बेल्ट्स के इनर साइड में आते हैं, राइट। तो ट्रेडिशनली ये जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, यानी कि इनमें आपको अर्थ की तरह टेरेन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट है वो मेनली सिलिकेट्स एंड मेटल से कंपोज्ड होते हैं। बेसिकली ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, रॉकी कंपोजिशन देखने को मिलता है, मतलब इनके सरफेस पर आपको बहुत सारे रॉक्स देखने को मिलते हैं। एंड कई जो इनमें से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं इनके अपने ही कुछ सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ का सैटेलाइट है मून, तो इसी प्रकार से कुछ कुछ प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट्स है, अपने मून्स है, या फिर कुछ कुछ प्लैनेट्स के मून्स नहीं भी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं इनकी कोई भी रिंग सिस्टम नहीं होती। अब रिंग सिस्टम क्या होती है, आपने सैटर्न में देखा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सैटर्न के अराउंड आपको रिंग्स देखने को मिलती है। तो इस तरीके की कोई भी रिंग्स आपको इन इनर प्लैनेट्स में नहीं देखने को मिलती, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ठीक है। किसी भी इनर प्लैनेट में रिंग सिस्टम नहीं होती। बाकी सभी प्लैनेट्स में टेरेन होती है, उनके अपने अपने कुछ मून्स भी है, कुछ कुछ के नहीं है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए अभी अगर हम मेनली इनकी कंपोजिशन की बात करें तो ज़्यादातर ये रिफ्रैक्टरी मिनरल से बने होते हैं, जैसे कि इनके सरफेस पर आपको सिलिकेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इनके कोर में चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको आयरन एंड निकेल जैसे मेटल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अब अगर किसी को बेसिक से ही सीखना है और आपको पता नहीं है ये क्रस्ट क्या होती है, ये कोर क्या होता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, डोंट कंफ्यूज, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन या डाउट हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ का ये जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये जो ऊपरी सरफेस होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके क्रस्ट के नीचे ही आपको मैंटल देखने को मिलता है और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा कोर। तो कोर जो है वो इनर, पूरा इनर मटेरियल होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो हमारे इनर प्लैनेट्स है जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनके क्रस्ट एंड मेंटल में आपको क्या देखने को मिलता है, तो सिलिकेट देखने को मिलता है, ठीक है। एंड इनके कोर में आपको मेटल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि निकेल हो गया या आयरन हो गया, ठीक है। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए ये जो चारों के चारों इनर प्लैनेट्स है जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनमें से 3 प्लैनेट्स वीनस, अर्थ एंड मार्स के यहाँ पर कुछ इस तरीके का एटमॉस्फेयर होता है कि वो वेदर को जनरेट कर सकता है। अदरवाइज मरकरी पर आपको ज़्यादा एटमॉस्फेयर या फिर वेदर नहीं देखने को मिलता, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो इनर प्लैनेट्स की बात हमने कर ली। अभी हम हमारे आउटर प्लैनेट्स की ओर चलते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आउटर प्लैनेट में कौन कौन आता है, तो आउटर प्लैनेट में एस्टेरॉइड बेल्ट के आउटर साइड में जो 4 बड़े बड़े प्लैनेट्स है, ह्यूज जायंट जिनको हम बोलते हैं, वो आते हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो इनर प्लैनेट्स है यहाँ पर आपको टेरेन देखने को मिलती है, लेकिन ये जो आउटर प्लैनेट्स है जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये पूरी तरीके से सन की तरह ही गैसेस से बने हुए बड़े बड़े गोले हैं, यहाँ पर आपको टेरेन नहीं देखने को मिलती, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ठीक है। सो बेसिकली ये जो चारों के चारों प्लैनेट्स हैं वो गैस जायंट्स होते हैं, इसी की वजह से इन्हें जोवियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है। ये एक चीज़ आपके प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ प्लैनेट्स के नाम दिए जा सकते हैं और यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनमें से जोवियन प्लैनेट कौन कौन से हैं। सो बेसिकली जो आउटर प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, उन्हीं को हम जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो गैसेस से बने होते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी अगर हम इन आउटर प्लैनेट्स के कंपोजिशन की बात करें तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सन की तरह ही ये गैसेस से बने होते हैं। तो कौन से गैसेस से बने होते हैं? सन की तरह ही ये हाइड्रोजन एंड हेलियम से ही बने होते हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सॉलिड सरफेस या फिर टेरेन बिल्कुल नहीं देखने को मिलता, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज़ ये है
कि देखिए ये जो आउटर प्लैनेट्स है वो गैसेस से बने हैं, लेकिन इनके जो मून्स होते हैं, इनके जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, वो टेरेन से बने होते हैं। सो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि ये जो प्लैनेट्स है वो गैसेस से बने, लेकिन इनके इर्द गिर्द घूमने वाले जो मून्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। है ना सरप्राइजिंग? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो आउटर प्लैनेट्स है, इनमें से 2 आउटर मोस्ट प्लैनेट जिसमें यूरेनस एंड नेपच्यून आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये मेनली ज़्यादातर आइस से बने होते हैं, जिसमें आपको वाटर, अमोनिया एंड मीथेन का एक कंपोजिशन देखने को मिलता है, और इसी की वजह से इन 2 प्लैनेट्स को आइस जायंट्स बोला जाता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो चारों के चारों गैस जायंट्स हैं, इनमें आपको रिंग्स देखने को मिलते हैं। थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ये जो इनर प्लैनेट्स है, इनमें आपको बिल्कुल रिंग्स नहीं देखने को मिलती, लेकिन ये जो आउटर प्लैनेट्स है, इन सभी में आपको रिंग सिस्टम देखने को मिलती है। हालांकि बाकी के जो प्लैनेट्स है जैसे कि जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनकी रिंग्स हम अर्थ के सरफेस पर खड़े होके नहीं दे सकते, लेकिन सैटर्न की जो रिंग सरफेस है या फिर सैटर्न की जो रिंग सिस्टम है वो हमें ईजिली देखने को मिलती है। सो सैटर्न इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसकी रिंग सिस्टम को हम अर्थ के सरफेस पर खड़े होकर ही देख सकते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि हमारे अर्थ के ऊपर जो नॉर्मल विंड स्पीड होता है वो कितना होता है? 15 से 20 किलोमीटर पर आवर, ज़्यादा से ज़्यादा, राइट? इससे ज़्यादा तो नहीं होता। लेकिन ये जो आउटर प्लैनेट्स है, यहाँ पर आपको विंड स्पीड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें से जो नेपच्यून है, यहाँ पर ये जो नेपच्यून है, यहाँ पर विंड स्पीड ऑलमोस्ट 2100 किलोमीटर पर आवर का होता है। क्या आप इतने स्ट्रॉन्गेस्ट विंड स्पीड में खुद को सर्वाइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे तो वहाँ पर टेरेन है ही नहीं, लेकिन विंड स्पीड इतना होता है तो ऑब्वियसली हम वहाँ पर नहीं रह सकते, राइट। इसके अलावा अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न के ऊपर 1800 किलोमीटर पर आवर का विंड स्पीड होता है। सो बेसिकली ये गैसेस से बने हुए जो जायंट्स है, यहाँ पर विंड स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो होपफुली आपको इन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, एक ऑर्बिटल पाथ में वो सन के अराउंड घूम रहे होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, ये जो सारे प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड घूमते घूमते खुद के अराउंड भी घूमते हैं। अब इसका मतलब क्या है? खुद के अराउंड इन द सेंस वो इस तरीके से अपने ही स्पिन के ऊपर घूमते रहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर 2 टर्म्स निकल के आती है, एक तो होती है रिवॉल्यूशन एंड दूसरी होती है रोटेशन। अब इनका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले जो प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं ऑर्बिटल पाथ में, जो ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं, उसको हम उसकी रिवॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये सन है। अगर कोई प्लैनेट, मान लीजिएगा अर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अर्थ अगर इस तरीके से सन के अराउंड घूम रही है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलेंगे। एंड अगर अर्थ खुद की स्पिन पर अपने ही अराउंड एक चक्कर लगा रही है तो उसको हम रोटेशन बोलेंगे। तो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। रोटेशन क्या होती है? खुद के स्पिन के अराउंड घूमना। अब ये स्पिन क्या होता है? देखिए, स्पिन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो किसी भी प्लैनेट के बीच में से जाती है। ये इमेजिनरी है, ये इस तरीके से कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। बस वो स्पिन के अराउंड एक एक चक्कर लगाती है। तो आपको तो पता ही होगा, अर्थ को खुद के अराउंड स्पिन करने के लिए 1 दिन का समय लगता है, राइट, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, ये आपको पता होगा। तो इसी तरीके से हर एक प्लैनेट जो होता है खुद के स्पिन के अराउंड ही घूमता रहता है, ठीक है। सो बेसिकली रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड इस तरीके से ऑर्बिटल पाथ में घूमता है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और अगर वही प्लैनेट खुद के स्पिन के अराउंड घूमता है तो उसको हम रोटेशन बोलते हैं। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अभी एक एक करके इन प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अगर पिछले वाले मतलब जितना भी हमारा लेक्चर हुआ है उसमें कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं सारे कमेंट्स की रिप्लाई देती हूँ, ठीक है। सो अभी हम एक एक करके प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इनर प्लैनेट्स के बारे में जानने वाले हैं। ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एंड कल का जो लेक्चर आएगा, ठीक है, इसमें मैं सारे जो भी आउटर प्लैनेट्स हैं इनके बारे में आपको जानकारी देने वाली हूँ, प्लस हमारे अर्थ का जो इकलौता सैटेलाइट है मून, इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। एंड प्लस
प्लूटो जो पहले प्लैनेट की तरह कंसीडर किया जाता था लेकिन अभी नहीं किया जाता, राइट। तो इसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ, प्लस मैं बताने भी वाली हूँ कि प्लूटो को अभी प्लैनेट की तरह क्यों कंसीडर नहीं किया जाता। सो सेकेंड पार्ट भी जरूर देखना, पूरी सोलार सिस्टम में आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारे मर्क्यूरी से। सो मर्क्यूरी जैसे कि आप यहाँ पर भी क्लियरली देख सकते हैं सन के काफ़ी ज़्यादा क्लोजेस्ट है, सिर्फ 36 माइल्स अवे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये हमारे सोलार सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, इससे स्मॉलेस्ट प्लैनेट आपको पूरे सोलार सिस्टम में नहीं देखने को मिलेगा, मैं प्लैनेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो मर्क्यूरी हमारे सोलार सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। अब जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो खुद के अराउंड भी रोटेट करते हैं एंड सन के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए मर्क्यूरी को 88 डेज का समय लगता है। इन द सेंस मर्क्यूरी का जो पूरा ईयर होता है वो 88 डेज का होता है। अगर हम अर्थ के कंपेयर में देखें तो आपको पता होगा अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए 365 डेज का समय लगता है। इन द सेंस 365 डेज इन द सेंस 1 ईयर का समय लगता है, राइट। सो बेसिकली मर्क्यूरी का जो पूरा साल होता है वो सिर्फ 88 डेज का होता है, क्योंकि ये सन के काफ़ी ज़्यादा करीब है तो ये ऑर्बिट भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब मर्क्यूरी की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं देखने को मिलता। तो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से हीट काफ़ी ज़्यादा रिटेन होकर रहती है, मतलब जो भी सन से रेडिएशन आते हैं या सन से रेज आते हैं वो मर्क्यूरी के यहाँ पर जैसे है वैसे ही बने रहते हैं। और इसी की वजह से मर्क्यूरी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा वेरी होता है, मतलब दिन में एंड रात में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन इसमें देखने को मिलता है। अगर हम मर्क्यूरी का दिन का टेम्परेचर देखें तो ये 427 डिग्री सेल्सियस का होता है। अगर अर्थ के कंपेयर में आप देखो तो देखिए अभी मैं कोल्हापुर से बिलोंग करती हूँ, तो कोल्हापुर में जो दिन का टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। सो इसके कंपेयर में मर्क्यूरी में दिन का जो टेम्परेचर होता है वो 427 डिग्री सेल्सियस का है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी, कितनी ज़्यादा हीट वहाँ पर होगी। एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से इतनी हीट देखने को मिलती है। और वहाँ पर जो नाइट का टेम्परेचर है वो -173 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो आप देख सकते हैं दिन में टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है एंड रात में टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, फॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये सरफेस टेम्परेचर में वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी में देखने को मिलती है। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है या फिर यहाँ पर जो सरफेस है वो रहने लायक नहीं है। हम अर्थ पर जिस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं उस तरीके से मर्क्यूरी के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए ये तो मर्क्यूरी की बात होगी। इसके बाद हम वीनस की बात करते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने सारे प्लैनेट्स की इमेजेस भी रखी है सो दैट यू कैन रिलेट वेरी वेल। सो ये वीनस की इमेज है। देखिए सोलार सिस्टम में वीनस जो है वो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, मतलब ब्राइटेस्ट है, उसको हम अर्थ के सरफेस पर खड़े होकर भी देख सकते हैं। अभी आपको पता होगा अर्थ के सरफेस पर से हम क्या क्या देख सकते हैं क्लियरली। एक तो सन को देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं, राइट। लेकिन इसके अलावा आप अर्थ के सरफेस पर खड़े होकर ही नेक्ड आई से वीनस को भी देख सकते हैं। तो वीनस हमारे अर्थ के सरफेस पे दिखने वाला थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना, ठीक है। मतलब पहले तो हम सन को बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं, इसके बाद मून को, और फिर हम वीनस को भी अर्थ के सरफेस से नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई टेलीस्कोप की वगैरह ज़रूरत नहीं होती। अब ऐसा क्यों आप वीनस को देख सकते हैं? वीनस तो एक प्लैनेट है, तो बाकी के प्लैनेट्स को हम नहीं देख सकते, लेकिन वीनस को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं? तो इसके पीछे रीज़न है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला रीज़न ये है कि वीनस का जो अल्बेडो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्लैनेट। अब ये अल्बेडो क्या होता है? देखिए आपको तो पता ही होगा, हर एक प्लैनेट जो है सन से आने वाले रेज को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। तो ये जो रिफ्लेक्शन का मैकेनिज्म है, ये जो रिफ्लेक्शन की कैपेबिलिटी है, उसके हम उस प्लैनेट का अल्बेडो बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारे वीनस का जो अल्बेडो है वो दूसरे प्लैनेट्स के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट है। एंड प्लस वीनस के सरफेस पर आपको हाईली रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलता है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सन के रेज को बहुत हद तक रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हम अर्थ के सरफेस पर खड़े होकर ही वीनस को बहुत आसानी से नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ से एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वीनस को अर्थ की सिस्टर प्लैनेट या फिर अर्थ का ट्विन बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से प्लैनेट को अर्थ की सिस्टर प्लैनेट या फिर अर्थ का ट्विन बोला जाता है? तो वीनस को बोला जाता है। अब ऐसा क्यों इसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है? क्योंकि अर्थ की जो साइज है
अर्थ का जो मास है वो बहुत हद तक वीनस के साइज एंड मास के साथ प्रॉक्सिमिटी रखता है, मतलब बहुत हद तक क्लोज है, और इसी की वजह से वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट या फिर ट्विन बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए वीनस पर जो फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं वो भी बहुत हद तक अर्थ की तरह ही है, जैसे कि यहाँ पर हाई प्लेट्यूज पाए जाते हैं, फोल्डेड माउंटेन बेल्ट्स पाए जाते हैं, कई सारे वुल्केनोज पाए जाते हैं जो अर्थ के ऊपर भी पाए जाते हैं, और इसकी वजह से भी इसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है। अगर हम वीनस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले तो देखिए इनका सरफेस तो एक जैसा है, मतलब दिखने में ये सेम है, लेकिन अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें या फिर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर अर्थ और वीनस में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, देखिए आपको पता है पूरे सोलार सिस्टम में अर्थ इकलौता प्लैनेट है जहां पर हम सर्वाइव कर सकते हैं, जहां पर हम रह सकते हैं, लेकिन वीनस जो है यहाँ पर हम नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑब्स्कर्ड है, यहाँ पर रहने लायक सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ज़्यादा ठीक है, एंड प्लस एटमॉस्फेयर में आपको 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन देखने को मिलता है, जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, राइट। लेकिन वीनस के ऊपर आपको 96% कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है, और इसके अलावा हाईली रिफ्लेक्टिव सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं है, तो हम वीनस पर जाकर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, एंड जैसे कि आपको पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करता है, राइट। तो जब भी सन की रेडिएशन वीनस के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी की वजह से सोलार सिस्टम में ये जो वीनस है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और CO2 क्या करता है, हीट को ट्रैप करके रखता है। ठीक है, तो हीट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। सो बेसिकली सोलार सिस्टम में वीनस ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये चीज़ जरूर याद रखना। हालांकि देखिए मर्क्यूरी जो है सन के काफ़ी ज़्यादा क्लोजर है, हमने पढ़ा था ना मर्क्यूरी सबसे पहले आता है, लेकिन उसके बावजूद वीनस जो है वो पूरे सोलार सिस्टम में हॉटेस्ट प्लैनेट है, और इसके पीछे रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो चारों के चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की हमने बात की है, जिसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आता है, तो इनमें से ये जो वीनस है सबसे डेंसेट एटमॉस्फेयर वाला प्लैनेट है, मतलब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अर्थ के कंपेयर में यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 92 टाइम्स ज़्यादा, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। ठीक है, इसके अलावा एक और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि देखिए वीनस जो है सन के अराउंड 224 डेज में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। इन द सेंस वीनस के ऊपर जो एक पूरा साल होता है वो 224 डेज का होता है। ठीक है, लेकिन वीनस जो खुद के स्पिन के अराउंड रोटेट करता है उसके लिए 243 डेज का समय लगता है। इन द सेंस वीनस के ऊपर जो एक दिन होता है वो 243 डेज का होता है। ठीक है, सो बेसिकली वीनस के ऊपर एक जो दिन होता है वो उसके ईयर से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वीनस सन के अराउंड कितने दिनों में रिवॉल्व करता है, 224 डेज में, लेकिन वीनस को खुद के अराउंड स्पिन करने के लिए 243 डेज का समय लगता है। ठीक है, मतलब अर्थ डेज की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली वीनस के ऊपर एक जो दिन होता है वो उसके साल से भी बड़ा होता है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक वीनस के ऊपर दिन सबसे बड़ा होता है, ईयर छोटा होता है, ये सब थोड़ा बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन हम अर्थ के थ्रू इसको कंपेयर करें इस वजह से ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा वीनस की एक और ख़ास बात है कि देखिए बाकी के सोलार प्लैनेट्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे कि अर्थ हो गया, मार्स हो गया, मर्क्यूरी वगैरह हो गया, नेपच्यून हो गया, सैटर्न वगैरह हो गया या जुपिटर हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, लेकिन ये जो वीनस एंड यूरेनस होता है ये दो एक्सेप्शंस है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ये चीज़ ज़रूर याद रखना। सो एक्सेप्शन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से एक्सेप्शन है, वीनस एंड यूरेनस, ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, अदरवाइज बाकी के सारे प्लैनेट जो है या फिर सन भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है,
एंशिएंट लिटरेचर में वीनस को मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये ब्राइटेस्ट स्टार है जिसको हम अर्थ से नेकेड आइट से देख सकते हैं। सो बेसिकली मॉर्निंग के समय में या इवनिंग के समय में ये आपको देखने को मिलता है, तो इसी की वजह से इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो ये तो हमारे वीनस के बारे में हो गया। अभी हम अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अर्थ के बारे में वैसे तो हम आगे भी पूरा लेक्चर लेने वाले हैं, पूरे डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर बस थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेना, जैसे कि अर्थ को सन के अराउंड एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगता है, 365 डेज का, जिसको हम ईयर बोलते हैं, राइट। इसके बाद अर्थ को खुद के स्पिन के अराउंड एक चक्कर लगाने के लिए या रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 1 डे का समय लगता है, राइट, 24 आवर्स का। इसके बाद अर्थ के सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो अर्थ के एक ही सैटेलाइट है जो कि है हमारा मून, अदरवाइज दूसरा कोई सैटेलाइट नहीं है। एंड अर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए अभी तो सफिशिएंट है, बाकी की इन्फॉर्मेशन आगे वाले लेक्चर्स में लेंगे। ठीक है, चलिए अभी इंटरेस्टिंग हमारा जो प्लैनेट है मार्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मार्स के ऊपर अभी हम लिविंग की अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं, लिविंग की पॉसिबिलिटीज़ को खोज रहे हैं, वाटर को खोजा जा रहा है, तो मार्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मार्स है इसको रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर आपको रेडिश आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है, और ये जो रेडिश आयरन ऑक्साइड है इसी की वजह से मार्स आपको कुछ इस तरीके से रेडिश कलर का देखने को मिलता है। ये चीज़ ज़रूर याद रखना। अगर आपको डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्लैनेट रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, सो मार्स है। ठीक है, और क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपको रेडिश आयरन ऑक्साइड देखने को मिलता है। अब देखिए मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा थिन है, और यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, सरफेस फीचर्स, जैसे कि कई सारी वैलीज हैं, डेजर्ट्स है यहाँ पर, और हमारे अर्थ के ऊपर जिस तरीके से पोलर आइस कैप्स है नदर्न पोल में एंड सदर्न पोल में, उसी तरीके के पोलर आइस कैप्स आपको मार्स के ऊपर भी देखने को मिलते हैं, और इसी की वजह से हम यहाँ पर लाइफ वगैरह खोज रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मून के ऊपर जो क्रेटर्स का इम्पैक्ट है वो भी आपको मार्स की सरफेस के ऊपर देखने को मिलता है। अब ये क्रेटर्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी कोई एस्टेरॉइड आकर किसी प्लैनेट बॉडी को या फिर किसी भी कैलेस्टियल बॉडी को टकराता है तो इस तरीके के होल या फिर गड्ढे पड़ते हैं, इसी को हम क्रेटर बोलते हैं। तो मून के सरफेस के ऊपर इस तरीके के बहुत सारे क्रेटर्स हैं, और इसी तरीके के क्रेटर्स आपको मार्स के सरफेस पर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मार्स काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ पर आपको ओलिम्पस मॉन्स नाम का एक शील्ड वोल्केनो देखने को मिलता है, जो कि लार्जेस्ट वोल्केनो माना जाता है। इसके अलावा मार्स के सरफेस पर ही आपको हाईएस्ट नोन माउंटेन देखने को मिलता है, जो कि 24 किलोमीटर का है, एंड हमारे सोलार सिस्टम में ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है। तो ये मार्स के सरफेस पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा मार्स के सरफेस पर ही आपको वैलिस मैरिनरीज नाम का एक कैन्यन देखने को मिलता है। तो हमारे सोलार सिस्टम में जितने भी लार्जेस्ट कैन्यन्स हैं उनमें से वैलिस मैरिनरीज कहाँ पर आता है? मार्स पर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अभी मार्स के रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देखिए मार्स के भी 2 सैटेलाइट्स है, 2 इरेगुलरली शेप्ड मून्स है, जिनमें से एक है फोबोस एंड दूसरा है डेमोस। ठीक है, दोनों के नाम जरूर याद रखना। और ये जो दोनों के दोनों मून्स है, ऐसा माना जाता है कि ये कैप्चर्ड एस्टेरॉइड्स है। मतलब ये पहले एस्टेरॉइड्स हुआ करते थे, सोलार सिस्टम में कहीं पर भी घूमते थे, और फिर मार्स के ऑर्बिट में इनको कैप्चर कर लिया गया है, जिस वजह से अभी ये मार्स के सैटेलाइट्स बन चुके हैं। तो कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं? फोबोस एंड डेमोस। ठीक है, मार्स के सरफेस के ऊपर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो है। तो जिस तरीके से अर्थ के ऊपर लिक्विड वाटर एग्जिस्ट है, उसी तरीके का लिक्विड वाटर मार्स के सरफेस पर नहीं देखने को मिलता। लेकिन जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जिस तरीके से अर्थ के पोलार सिस्टम में या फिर नॉर्दर्न पोल में एंड सदर्न पोल में आइस कैप्स देखने को मिलते हैं, उस तरीके के 2 पोलर आइस कैप्स हमें मार्स के सरफेस पर भी देखने को मिलते हैं, जो वाटर से ही बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए मार्स को भी हम अर्थ के सरफेस से नेकेड आइज से देख सकते हैं, क्योंकि ये रेडिश कलर का होता है, तो आसानी से हम इसको पहचान भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम अर्थ के कंपेयर में देखें तो मार्स जो है वो लेस डेंस है, मतलब इसकी डेंसिटी अर्थ के कंपेयर में कम है। अर्थ के वॉल्यूम के कंपेयर में अगर हम देखें तो ये 15% तक ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन डेंसिटी कम है। एंड अर्थ के मास के कंपेयर में अगर हम देखें तो ये 11% है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो गया। एक्चुअली अर्थ के वॉल्यूम के कंपेयर में इसका जो वॉल्यूम है वो 15% तक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल भी। एक्चुअली अर्थ के वॉल्यूम के कंपेयर में ये 15% है। इसके अलावा
अर्थ के मास के कंपेयर में ये 11% है, ठीक है। तो वॉल्यूम कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका कम ही है, चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए अभी हम मास के ऊपर जो लैंडफॉर्म्स दिखते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो मास के ऊपर अब तक जितने भी लैंडफॉर्म्स देखने को मिले ना, वो कहीं ना कहीं हमें ये सजेस्ट करते हैं कि इस मास के ऊपर कभी ना कभी तो लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता होगा, मतलब पुराने समय में। अभी वहाँ पर लिक्विड वाटर ज़्यादा नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जो वहाँ पर लैंडफॉर्म्स बने हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि लिक्विड वाटर शायद वहाँ पर हुआ होगा, जिसकी वजह से इस तरीके के लैंडफॉर्म्स बने। जिस तरीके से अर्थ के ऊपर लिक्विड वाटर की वजह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं, राइट, उसी तरीके के लैंडफॉर्म्स आपको मार्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। और मार्स का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो ऐसा बोला जाता है कि 4 बिलियन साल पहले ही पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका है, और इसकी वजह से बहुत सारे एस्टेरॉइड स्ट्राइक्स वगैरह यहाँ पर होते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि मार्स का जो मैग्नेटोस्फीयर है वो 4 बिलियन ईयर्स पहले लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। और मैग्नेटोस्फीयर लॉस्ट होने की वजह से यहाँ पर कई सारे जो एस्टेरॉइड है वो इसको आकर स्ट्राइक करते हैं, और इसी की वजह से इस तरीके के क्रेटर्स आपको मार्स के सरफेस पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब मार्स का भी जो एटमॉस्फेयर है वो 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, 1.93% आर्गॉन से बना हुआ है, एंड 1.89% नाइट्रोजन से बना हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑक्सीजन एंड वाटर के भी कुछ हद तक ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, जिनकी हम खोज भी कर रहे हैं, राइट। तो जिस तरीके से वीनस का एटमॉस्फेयर 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, उसी तरीके से मार्स का भी जो एटमॉस्फेयर है वो 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मार्टियन एटमॉस्फेयर में आपको मीथेन भी डिटेक्ट होता है, मीथेन भी देखने को मिलता है, और मीथेन हमारे अर्थ के ऊपर भी होता है। तो ये जो मीथेन है वो भी एक इंडिकेशन हमें देता है कि शायद मार्स के ऊपर पहले लाइफ हुई होगी, ठीक है। लाइफ का एग्जिस्टेंस शायद पहले हुआ होगा, लेकिन अभी वो नहीं देखने को मिलता। सो बेसिकली दो ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि मीथेन एंड यहाँ पर जो पोलार आइस कैप्स वगैरह है, वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि शायद मार्स के ऊपर भी पहले लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। सो फाइनली ये हमारे इस वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ। एंड इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो होता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।